मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 14 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जाती रही, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझे कहती, समीर मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर करती हूँ घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र में मालकिन के घर का काम कर रहा था। 15 साल में मैं मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख समीर, अपनी बेटी परी को मैं घर ही छोड़े जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में परी 14 साल की थी, लेकिन जरा बावले किस्म की बेवकूफ़ लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका ख्याल भी रखूँगा, लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे की तो दंग रह गया। वह कैसे मुझे यह बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी परी के साथ ही सोओगे, इसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ये घूमने लगा कि मैंने कहा कि मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोचकर तो बात करें, यह तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब की बात है। मगर वह कहने लगी, समीर, मुझे कुछ नहीं सुना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम परी के कमरे में रहोगे और वही सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं परी के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालिक एक विधवा औरत थी, लेकिन बहुत अमीर मालिक। बहुत सारी ज़मीन थी जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। घर का उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था, बहुत प्यार करते थे। वह मालकिन से मोहब्बत की शादी थी दोनों की। दोनों एक ही साथ बहुत खुश थे। परी की पैदाइश से चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे में ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। इस वक्त 10 साल था, लेकिन मालिक की इनकी हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझको उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब परी पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल परी के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा, तमाम नौकर देखती। 14 साल वक्त गुजर गया। मालकिन का सबसे बड़ा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर दी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वह भी तीर्थ पर जाना चाहती है। सुनकर पहले तो परी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलवाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई, लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं करना था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन आ गई तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ में भी करके देख लूँ। मैंने सुकून से सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे के टेबल पर रख दी।
रिमोट हाथ में पकड़ा और एलईडी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही इस माहौल से रूबरू हुआ भी ना था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और परी लॉन्च में आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बाल डालकर बोली, समीर के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनके कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार के बैठे थे। यह सुना था कि मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन ने मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फ़ौरन से टीवी बंद कर दिया और रिमोट साइड पर रख दिया। परी माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगी, माँ घर पर नहीं तो इसका मतलब यह ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वह घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता। वह मुझे बाजार के लिए कोई 4 चक्कर लगवाती थी। कहती कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगी, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ न कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती, जाओ समीर, जो छोटी मालकिन कहती है वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने इसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वह बड़े सजे से परी पी रही थी। बिरहाल पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैंने अपने क्वार्टर में जाने लगा तो परी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो समीर? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुना था कि मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से परी की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी मौजूद, आप उसे अपने साथ सुलाए। कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो सर, शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था लेकिन मुझे सख्त बेचैनी सी शुरू हो गई थी। परी बेड पर जाकर लेट गई। इसने लैप ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त गुप्त अंधेरा। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वह 14 साल की थी लेकिन मैं तो 14 बरस का ना था। मुझे किसी एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को परी के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी परी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊँ, ऊपर वाले का जिक्र करते करते न जाने कब मेरी आँख लगी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंखें खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि परी नींद में ही हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर कर सो रही थी। मैंने सामने लगे घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। इसे स्कूल जाना और इसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा कि इस ड्राइवर के साथ परी को अकेला मत भेजना। इसलिए जब परी तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ में जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। कितनी रकम आई, कहाँ फंसी, क्या हुआ क्या नहीं, यह हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि परी को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी परी को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा खन चक्कर था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 12 बजे परी की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था कि जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे परी की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन वह है, मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर इसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने
खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बात नहीं सकते थे? छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है। वह कहने लगा कि मैं क्यों बताऊं, मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों पर सरदार बनाकर गई है। यह तुम्हारा काम है कि तुम उन बातों पर खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं फटाफट ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ परी ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों? वह गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान न खिंचवाओ तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार किया। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला के रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाकर रात को मैं थक चुका था। जब मैं परी के कमरे में गया तो वह ऊंची आवाज़ में अपना स्कूल का याद कर रही थी। मैं लॉन्च के सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लॉन्च में कोई और मौजूद है। मैं किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी परी के कमरे से बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ खुलता था। जब मैंने वहाँ देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लॉन्च में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझी, परी के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो परी शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे। मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड में अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वह मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं अपने बेड से उठा और अपने हाथ परी के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह फिर से गहरी नींद में सो गई। काफ़ी देर मैं खड़ा इंतजार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में सो जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़वाऊं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं परी के कमरे में सोने लगा था। एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वह खीर खा ली और रात को परी के कमरे में चला गया। इस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो परी नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो परी वहाँ पर भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने तमाम नौकरों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसने ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं मिली। मेरा तो यह हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम नौकरों से बात की तो तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को परी के कमरे के बाहर देखा था। वो भागता हुआ किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची परी के मुंह पर
हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया और साफ इसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची परी के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती इस गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहाँ इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ इसी तरफ जाने लगा जहाँ इसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने परी को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खोल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ और उन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़ जेल में बंद कर दिया। रोते हुए परी मेरे गले लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन परी को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहे ना। ना तो आपकी तरफ कोई आँख उठाकर देख सकता है और ना ही आपकी परी की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।